राजनीति तो गुंडे बदमाशों का खेल है, राजनीति तो पैसे वालों का खेल है, बगैर पैसे राजनीति नहीं होती। आरएएस की तैयारी भी कर रहा हूँ तो मुझे आरएएस तुरंत बनना है। शॉर्टकट जो अपनाने का जो रास्ता है वो खतरनाक है, पीढ़ियों को नहीं पूरे देश को नुकसान करने वाला। पहले नशा बेचते हैं, बांटते हैं, उसका प्रचार करते हैं और उसके बाद कैंसर के हॉस्पिटल खोलते हैं। इतने की शराब बंट गई, इतने पैसे बंट गए। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने यह बात कही कि आज बाबा साहब अम्बेडकर यदि नहीं होते तो मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। तब उन्होंने जी किस तरह से अमेरिका को आंख दिखाई, किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए कि भी हमारा बच्चा तो नौकरी कैसे लगेगा, इसके बाद चेक नहीं है, इसके बाद चेक नहीं है। कोई काले धन की चर्चा नहीं करता। पैसे वाला है वो तो ज्यादा पैसे वाला हुआ है, लेकिन गरीब है वो ज्यादा गरीब हुआ है। विदेश नीति का फेलियर है। आपने सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए भी एक क्वेश्चन किया था, तो उसका क्या प्रोग्रेस रहा? हमेशा हमारा पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। बाकी बिंदु घर का काम करना हुआ, लड़कियां घर ही चौकी ला गए। मैं कहता हूँ कि आज जो बेटी को दिया हुआ दहेज है वो तो आपका थानों में पड़ा है। जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी के सामने, जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के सामने मैंने वो कांग्रेस ज्वाइन की, होली के बीच में आई। मैं होली के दिन भी घर पे नहीं गया। मैं जब राजनीति में आया मेरी बख्श नहीं चुकी, मेरे घर में कोई बीमार नहीं हुआ, मैं खुद कभी बीमार नहीं हुआ। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं कि भी जब बेटी घर में जन्म हो जाता है तो बाप को पेट के गांठ बांधनी पड़ती। पहले पूरे के पूरे परिवार एक साथ शाम को बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे। कि मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन वाली बात, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं संघर्ष, सफलता, परिवार, विजन और राजनीति की। आज हम जिस व्यक्तित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं, उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसा जीवन जो हमें सिखाता है कि संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बशर्ते इरादे मजबूत हो। 1989 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उस समय न तो संसाधन थे, ना ही कोई बड़ी राजनीतिक ताकत, बस था तो सिर्फ जन सेवा का जज्बा। इनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हो, सोच स्पष्ट हो, काम में निरंतरता और स्थिरता हो, तो सफलता सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। तो स्वागत है माननीय विधायक श्री डूंगरराम गेदर जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जो आपने 1989 में स्टार्ट किया था अपना जर्नी, उसके बारे में। 89 में मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन भी मैंने प्राइवेट किया और उसके बाद उस ग्रेजुएशन करते करते मैं साहब कांसी राम जी के साथ जुड़ा। हम लोग जब ग्रेजुएशन का लास्ट साल था मेरा, तब हम लोग गंगानगर से अबोर साइकिल लेकर के, एक साइकिल यात्रा लेकर के हम लोग गए। वहाँ 40-50 हम लोग लड़के थे और वहाँ गए तो साहब कांसी राम जी को ये पता चला कि भी गंगानगर से अबोर तक 40-50 लोग साइकिलें लेकर के आए हैं। तो जो उस टाइम उनका ध्येय रहता था साहब कांसी राम जी का कि छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करो, तो इसलिए साइकिल उनकी मनपसंद यात्रा थी। जब हम लोग वहाँ गए तो वो हमसे मिले, हमसे बातचीत हुई और उनसे प्रभावित मैं बड़े पैमाने पर हुआ। और उसके बाद मुझे लगा कि हम लोगों को एक ध्येय इस तरह का बनाना चाहिए, सेवा का ध्येय बनाना चाहिए। इस देश के अंदर हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सेवा कैसे कर सकते हैं। बाकी क्योंकि आम तौर पर राजनीति को ये देखा जाता है कि भी राजनीति तो गुंडे बदमाशों का खेल है, राजनीति तो पैसे वालों का खेल है, बगैर पैसे राजनीति नहीं होती है। लेकिन साहब कांसी राम जी ने ये हमें सिखाया कि राजनीति बगैर पैसे भी हो सकती है, बगैर गुंडागर्दी भी हो सकती है और राजनीति सेवा के माध्यम से भी की जा सकती है। और यही ध्येय बना करके हम लोग राजनीति में आए। साहब कांसी राम जी बहुजन समाज पार्टी से थे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बहुजन समाज पार्टी से स्टार्ट किया। ओके। और उसके बाद आपने अपना पहला चुनाव कब? उस टाइम पार्टी प्रचार के लिए चुनाव लड़ा जाता था, तो इसलिए पहला चुनाव श्री गंगानगर से लड़ा 1990 में। ओके। दूसरा चुनाव 1993 में सूरतगढ़ से लड़ा। तीसरा चुनाव 1998 में सूरतगढ़ से लड़ा। चौथा चुनाव सन 2000 में
एक उपचुनाव था लूणकरण सर का, वो लड़ा। फिर 2013 में विधानसभा का चुनाव सूरतगढ़ से लड़ा। फिर 2018 में विधानसभा का चुनाव सूरतगढ़ से लड़ा। और 2023 में फिर कांग्रेस से सूरतगढ़ से चुनाव लड़ करके मैं विधायक बना। सो सूरतगढ़ की अप्रोक्स वोट की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्स? सूरतगढ़ के अंदर लगभग 2,70,000 के करीब वोट हैं आज। ओके, यानी उनमें से 1,16,000 वोट तो आपको ही मिले थे। हाँ, जिसमें से जो वोट पोल हुए, उन पोल वोटों में लगभग 57% वोट मेरे को मिला। एक ओके लाख सोलह ओके। हजार लगभग 57% वोट मेरे को मिला। और आपको मतलब हम लोगों ने जब पूरा रिसर्च किया तो आपको एक जन सेवक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है बजाय डूंगर राम गेदर जी के नाम से। मैंने शुरू के अंदर ही आपको ये बताया कि आम तौर पर राजनीति में ये देखा जाता है कि राजनीति तो पैसे इकट्ठा करने वाले लोग इकट्ठा करते हैं, या राजनीति परिवार के लिए वो करते हैं। लेकिन मैंने ये सब, जब शुरुआत के अंदर मैं राजनीति में आया तो मैंने प्रण किया कि मुझे एक अलग से राजनीति करनी है और साफ सुथरी राजनीति करनी है, एक देश के अंदर एक उदाहरण पेश करना है। यही बात सोच करके मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। इसलिए जो राजनीति करने के लिए मेरा जो पूरा ध्येय था वो सेवा था, और आज भी सेवा है। आज भले ही मैं पहले राज्य मंत्री रहा तो मुझे सरकार की ओर से तनख्वाह मिलती थी, अभी मैं विधायक हूँ, सरकार की ओर से मुझे तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह तो मेरे खाते में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं है। और आज मैंने महसूस किया है कि जब सूरतगढ़ की जनता ने जो इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह दिया है, उसके पीछे पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं यानी सेवा भाव से मैं राजनीति में आया हूँ और सेवा करने के माध्यम से आया हूँ। इसलिए सूरतगढ़ की जनता ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोग मुझे जन सेवक के नाम से वो जानते हैं और उसी तरह का आदर सम्मान देते हैं। मैं जहाँ कहीं भी, मैं कई बार कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आप, मेरे पास यदि जेब में 1 रुपया भी नहीं है और गाड़ी में डीजल है तो मैं पूरे राजस्थान में घूम सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं होटल पर चाय पीने की ज़रूरत नहीं, मेरे कार्यकर्ता हर जगह हैं। मुझे कहीं होटल पे रुकने की ज़रूरत नहीं, पूरे कार्यकर्ता हर जगह हैं। मुझे कहीं होटल पे खाना खाने की ज़रूरत नहीं, पूरे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में हैं। तो इसलिए हम लोग ये माध्यम लेकर के कि मुझे सेवा करनी है और सेवा के माध्यम से यानी राजनीति के अंदर एक अलग से उदाहरण पेश करना है। ओके। और सर आपके इस राजनीति दौर के अंदर पूरा आपके परिवार का क्या रोल रहा है? परिवार का देखो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है शुरुआत से लेकर के ही। मेरे पिताजी भी रुचि रखने वाले थे राजनीति के अंदर, हालांकि वो कभी चुनाव नहीं लड़े किसी भी तरह का, लेकिन गांव में यानी राजनीति में रुचि रखते थे। तो इसी तरह से जब उनको पता चला कि भाई मेरा बेटा राजनीति में आ रहा है, विधायक का चुनाव लड़ रहा है और लड़ रहा है, तो वो भी पूरी तरह से साथ देते थे, हमेशा से पूरी तरह साथ देते थे। 1990 में हालांकि कोई चुनाव नहीं था, कोई लोगों का कोई जमावड़ा नहीं था, बहुत कम वोट मिलने थे, ये तय था। और गंगानगर का मैं रहने वाला भी नहीं हूँ, गंगानगर, लेकिन वैसे ही एक पार्टी प्रचार के लिए चुनाव लड़ा तो भी मेरे पिताजी मेरे साथ वहाँ रहे। तो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, पूरा का पूरा परिवार जब चुनाव होता है तो पूरी दमदारी के साथ मेरे साथ लगते हैं। तो सर जहाँ अभी परिवार की बात आती है तो आज के समय में मोस्टली क्या हम जैसे मैं मेरी एज के युवाओं के लिए बात करूँ तो हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि बस हमें अभी करना है, तुरंत करना है और तुरंत ही चाहिए, और परिवार वाले बोलते हैं कि आप उसको समय दीजिए। तो वैसा ही आपने प्रेजेंट किया, आप लगभग 30 से 35 साल लगातार प्रयास करते रहे तब जाके आप यहाँ पहुँचे। तो आज के यूथ को आप क्या एक इंस्पिरेशन देंगे कि हमें मतलब मोस्टली क्या हो रहा है कि हमें तुरंत चाहिए। मैं यदि मुझे आरएस की तैयारी भी कर रहा हूँ तो मुझे आरएस तुरंत बनना है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिपरेशन करके कंटिन्यूटी हाँ, करूँ। मेरे को बिजनेस करना है तो ये है कि मैंने आज सुबह स्टार्ट किया, शाम को मैं करोड़पति हो गया। इस चीज़ को कैसे हम लोग युवाओं को एक बताएं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है? देखो, हम लोग जिस स्टेज पे जाना चाहते हैं उस लेवल की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बाकी। और आज का जो युवा शॉर्टकट अपना रहा है, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, बहुत जल्दी किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो गलत तरीके यदि अपनाता है तो वो बिल्कुल गलत है।
वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा रहे हैं, वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हैं और उसको हुई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोगों को शुरुआत से लेकर के, क्योंकि मैं जब राजनीति में आया तो राजनीति में आने के बाद देखो जैसे-जैसे आगे बढ़ा वैसे-वैसे मुझे हौसला बढ़ा। मैं एक विधानसभा का अध्यक्ष था श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर का मैं जिला अध्यक्ष बना, बीकानेर का मैं संभाग अध्यक्ष बना, फिर मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर मैं प्रदेश में महासचिव बना, प्रदेश में उपाध्यक्ष बना। 2004 से लेकर के 2009 तक मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। तो इसी तरह से हर सीढ़ी है, उस सीढ़ी से पर यानी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी कुछ भी मिलने वाला नहीं है और शॉर्टकट जो अपनाने का जो रास्ता है वो खतरनाक है और वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान, पीढ़ियों को नहीं पूरे देश को नुकसान करने वाला है। ये जो सोच पैदा हो रही है कि हम लोग बहुत जल्दी है वो ये कर लें, तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आजकल हम देखते हैं यूथ के अंदर क्या हो रहा है कि उनको ऐसा है कि मैं उससे परफेक्ट बनूं, उसके चक्कर में वो मोस्टली है ना, हमारे यूथ में होता है कि हमें कूल दिखना है, ये दिखना है, इस चक्कर में वो नशा करते हैं, स्मोक करते हैं। इसमें मेजर इशू उन यूथ के अंदर है या कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का ध्यान उन पे नहीं है, ये भी एक। देखो ये दोनों ही बातें हैं। हम लोग जब पहली क्लास में पढ़ते थे तो एक सिखाया जाता था कि एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। यदि आपको इस छोटी लाइन को बड़ा करना है तो इसका क्या तरीका है? तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ब्रश लेकर के उसको पहले जो बड़ी लाइन है उसको मिटा दो, और दूसरा ये है कि जो छोटी लाइन है उसको चौक लेकर के बड़ा कर दो। तो हम लोग अपनी लाइन को बड़ा करने की आदत डालें। हम दूसरों की तरफ ध्यान देने की बजाय हम अपने आप को बड़ा करने की आदत डालें। और जो आज वास्तव में नशे की तरफ जो यूथ जा रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ जो नशा बेचने वाले लोग हैं, नशे का वे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको हमें उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह से हम लोग देशद्रोही को देखते हैं। मैं श्री गंगानगर जिले से आता हूँ और गंगानगर जिले के अंदर नशा है वो पाकिस्तान की ओर से नशा है वो आ रहा है, ड्रोन के माध्यम से भेजा जा रहा है। और हालांकि बहुत हमारी पुलिस है, प्रशासन है, फौज है, उसको पकड़ भी रही है, लेकिन हम ये मानते हैं जब पकड़ रही है तो कुछ आता भी होगा। तो इस तरह से ये हम नशे की चपेट में हम लोग आए, इसके लिए जो विदेशी ताकतें हैं वो भी इसके लिए काम कर रही हैं। तो एक तो जो नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको देशद्रोही के माध्यम की दृष्टि से हम लोगों को देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए और कानून को भी देखना चाहिए। दूसरा, जो आज का जो यूथ है वो नशे की तरफ जो आ रहा है, उसके अंदर उस यूथ का जो सर्किल है वो कैसा है, घर के अंदर उसे कितना, उसके माँ बाप उसको कितना टाइम देते हैं। आज जो मोबाइल का युग हुआ है, इस युग के अंदर मोबाइल है, टेलीविजन है। पहले पूरे के पूरे परिवार एक साथ शाम को बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, आपस में बातचीत करते थे। दादे के साथ पोता है, पोती है, वो खेलते थे, बात करते थे। तो इससे उनके छोटे मोटे जो दुख थे या छोटी मोटी जो दिन में यानी आई हुई कष्ट थे वो बंट जाते थे और उनका हल भी निकल जाता था। अभी जो एकल परिवार हुए, एक तो ये बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ गई कि बहुत जल्दी ही सारे के सारे परिवार यानी ज़्यादा मैं पैसे वाला हो जाऊं, इसलिए वो जल्दी अलग होना चाहते हैं अपने परिवार से कि भाई इकट्ठे रहेंगे तो ये मेरा, मैं तो कमा तो मैं रहा हूँ और खा सब रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। पहले एक परिवार के अंदर यदि 5 भाई थे तो 2 कमाते थे और पांचों खाते थे, लेकिन कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। अब 5 भाई हैं, पांचों कमा रहे हैं, पांचों ही नहीं 10 कमा रहे हैं, मियाँ बीबी दोनों कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी सुकून नहीं है। तो यदि सुकून नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन बच्चों को समय भी देना चाहिए, दादा दादी के पास भी बच्चों को हमें छोड़ना चाहिए, माँ बाप को भी समय देना चाहिए और बैठ करके उनसे बातचीत है वो करनी चाहिए, परिवार की बातचीत करनी चाहिए, घर की बातचीत करनी चाहिए और समाज की बातचीत करनी चाहिए, जो संस्कारों की बातचीत करनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनको वो समय जब मिलेगा, माँ बाप जब उन्हें समय देंगे
तो शायद वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जैसे मोस्टली हम लोग जो देखते हैं ना आजकल, क्या होता है कि एक बच्चा तो ये एक्सेप्ट करता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करें, पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करते हैं बच्चा मुझसे बात करे, और दोनों ही मोबाइल में लगे रहते हैं। सो ये चीज़ें मतलब डीपली कैसे चेंज हो सकती है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली रहा नहीं कल्चर। क्योंकि आपने जैसे बताया कि पहले 5 लोग रहते थे, 2 कमाते सबको खिलाते, आजकल पांचों कमाते हैं, सुकून कहीं नहीं है। लेकिन उसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तो है ही, प्लस मेन है कि हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, खुद कोई पहल नहीं कर रहा। सो उसके लिए क्या आप मतलब बताना चाहेंगे कि जिससे लोग उसको फॉलो करें? देखो, ये हमें सिर्फ पहल खुद ही करनी पड़ेगी। मैं यदि सुकून से जीना चाहता हूँ तो मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा, और जो सोशल मीडिया है इससे हमें दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। मोबाइल का काम हम आज जो हमें लेना चाहिए है, जो उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ तक उसको काम में लेना चाहिए। उसके अलावा मोबाइल की जहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंजॉय के लिए, सिर्फ खेल के लिए, सिर्फ रील देखने के लिए यदि मोबाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह दे, दे है, समाज के लिए भी नुकसानदेह है, और परिवार के लिए भी नुकसानदेह है। तो इससे हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। और दोनों को ही, चाहे आज का यूथ है चाहे माँ बाप है, दोनों को ही एक दूसरे से बातचीत करने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी बहाना हो भले, जरूरी नहीं अब भाई कौन पहले बात करेगा कौन दूसरी बात करेगा। माँ बाप से नजदीक कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में जब माँ बाप से नजदीक कोई नहीं है, और वो माँ बाप कभी भी बेटे का बुरा नहीं चाहते, माँ बाप हमेशा बेटे बेटी का भला चाहते हैं। उनके मन में भले ही कितना ही गुस्सा हो, लेकिन उनके मन में जो प्यार वो रहता है। तो इसलिए उनको भी यानी बातचीत के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, और बेटे बेटी को भी बातचीत के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, और उन दोनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। परिवार में जब बातचीत का वातावरण बनेगा, जब आपस में बातचीत करेंगे, तो मेरे ख्याल में सारी की सारी समस्याओं का हल उनकी बातों में है। आगे बढ़ने के नुस्खे भी उनके पास हैं, स्वस्थ रहने के नुस्खे भी उनके पास हैं। माँ बाप के पास सब कुछ है, टोटल मोटिवेशन जो है वो माँ बाप के पास है। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। यानी चर्चा एक ऐसा विषय है जो करने से बड़ी-बड़ी समस्याएँ हल हो जाती है, हाँ, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती है। सो सर, एक मैं आपकी बात से एग्री हुआ, बिल्कुल ना, इस वीडियो के बाद यूथ और पेरेंट्स शायद ये दोनों फॉलो करेंगे कि वो अपने बच्चों से चर्चा करें और बच्चे उनसे। बिल्कुल। बट एक बात बताइए, आज आप एक सूरतगढ़ से विधायक हैं, सरकार में हैं, विधानसभा में जब आवाज़ उठाते हैं, मोस्टली आप आपसे एक क्वेश्चन है, यानी पहले हम देखते थे लोग क्रिकेट में सट्टा लगाते थे, वो सही है या गलत है? नहीं, सट्टा तो किसी टाइप का गलत है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि आज जो हमारी अभिनेता हैं, सेलिब्रिटी जिनको हम लोग मानते हैं, जिनको बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, आज वो किसी भी तरह के नशे का भी यदि प्रचार कर रहे हैं तो वो भी गलत है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, जैसे गुटखों का प्रचार बहुत से सेलिब्रिटी करते हैं, और वो भी गलत है। और उसके बाद सट्टे का या ऑनलाइन गेम का, या बहुत से आजकल इन पे मोबाइल पे भी ऐसे गेम आ गए, उनका जो प्रचार वो करते हैं कि ये खेलो और इतना जीतो, ये खेलो इतना जीतो, ये बिल्कुल गलत है। इन पर सरकारों को रोक लगानी चाहिए, और जो सेलिब्रिटी है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है। आप क्या बांट रहे हो, आप लोगों में क्या बांट रहे हो? आप लोगों में नशा बांट रहे हो, आप लोगों को गलत वो आदतें डाल रहे हो, और उसके लिए आप प्रचार कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है, और इससे यूथ ही नहीं पूरा देश है वो गर्त में जा रहा है। पूरे देश के लिए नुकसानदेह बात है। तो सर एक बात बताइए, जैसे क्या कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे आज के दिन है ना, इतने सारे ऐप आ गए जो ऑनलाइन बैटिंग करवाती है, इससे क्या मोस्टली यूथ नहीं, जो कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट भी है ना, वो भी उसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो इस कारण से आप मानो ना मानो, काफ़ी सारे सुसाइड बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, काफ़ी सारी फैमिली बर्बाद हो रही है। तो क्या गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सकती कि एक बार के लिए एक स्टेट में, नो डाउट वहाँ उनको काफ़ी करोड़ों का, अरबों का टैक्स लॉस होगा, लेकिन उस केस में यदि उस स्टेट में ये चीज़ें बंद कर दी जाए और एक ट्रायल किया जाए, तो पता नहीं कितने परिवार बच जाएंगे, कितने बच्चे बच जाएंगे। आज के दिन मोस्टली क्या हो रहा है, जितने भी बच्चे हैं, आज मैं डैम श्योर हूँ
कि आउट ऑफ 100 में से 80% बच्चे उनके मोबाइल में एक ऐसे ऐप मिलेंगे लाइक जो ऑनलाइन बैटिंग कराते हैं कि 49 रुपए लगाओ 1 करोड़ कमा लो क्रिकेट के अंदर। तो ये चीजें तो नशे से भी खतरनाक है, क्योंकि नशा तो एक पर्सन को खराब कर रहा है और एक फ्रेंड सर्किल को कर रहा है और उसके परिवार को, लेकिन जो ये पैसे कमाने की जो लालसा है ये पूरे परिवार नहीं उस समाज को भी खत्म करता जा रहा है, क्योंकि ये एक नेटवर्क बनता जा रहा है। नशा कर रहा है वो छुपाता है, लेकिन जो बैटिंग कर रहा है वो सबको बता रहा है कि देखो मैंने 49 रुपए लगाई, शायद मेरे को पैसे आए। तो इससे दूसरों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि मैं भी लगाऊं। तो इन चीजों के लिए क्या आप कुछ मतलब इवन जैसे विधानसभा में एक आप जन सेवक के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से क्या ये आवाज उठाएंगे? बिल्कुल। वास्तव में अब की बार मेरी इच्छा भी है ये दोनों तीनों जो मुद्दे आपने बताए हैं इनको विधानसभा में आवाज़ उठाने की, कि भी वास्तव में नशा भी है जो, अब एक तरफ तो पहले नशा बेचते हैं, बांटते हैं, उसका प्रचार करते हैं और उसके बाद कैंसर के हॉस्पिटल खोलते हैं और ये बताते हैं कि देखो हम कितनी बड़ी चैरिटी कर रहे हैं। आपने जो ये जितने भी ये गुटखा वाले हैं और हैं, आपने ये पैसा कहाँ से कमाया? इन्हीं लोगों से कमाया जिनको आपने कैंसर बांटी, और उसके बाद कैंसर बांटने के बाद आप कैंसर के हॉस्पिटल खोल रहे हो और बड़े बड़े नाम कमा रहे हो कि भाई ये मैंने कर लिया। ये तो वही बात हुई कि पहले तो मैं वृद्धाश्रम में जा कर के और 51,000 रुपये की रसीद कटवाऊं, और फिर यानी बड़े बड़े प्रचार करूं कि देखो मैंने वृद्धाश्रम में 51,000 रुपये दे दिए, और फिर माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो मैं माँ बाप को वहां छोड़ करके आऊं। तो ये बात है वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत माध्यम है, ये गलत प्रचार है। हम लोगों को नशे के खिलाफ भी और इस तरह के जो ऑनलाइन गेम है इनके खिलाफ भी एक अभियान के रूप में हम लोगों को टोटल लोगों को लेना चाहिए ताकि इस तरह के बंद हो। इस तरह से जो कमाया हुआ, अब टैक्स की बात आएगी, टैक्स से जो पैसा कमाई आएगी, लेकिन आप कितने लोगों को मरवाने का काम कर रहे हो, कितने लोग मर रहे हैं। तो फिर जब आप, सरकार जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, सरकार तो सिर्फ हमें सुविधाएं देने के लिए, टैक्स तो और भी बहुत हम दे रहे हैं। हर यानी छोटी से छोटी सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज खरीदते हैं हम टैक्स दे करके आते हैं। बिना टैक्स कोई सामान है ही नहीं, तो टैक्स तो हम और भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमें जो इस तरह के गेम जो हैं वो बंद करने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को जब गेम यानी बंद होंगे और चीज और यानी बातों में उनका यूथ का ध्यान लगाना चाहिए। वो नए नए यानी तरक्की, नए नए यानी तरीके कैसे इजाद करें जिससे समाज में तरक्की आ सके, पढ़ाई के अंदर तरक्की आ सके, वो खुद का विकास कर सकें, खुद का वो पैसे यानी कैसे वो अपना आर्थिक प्रोग्रेस है वो कैसे कर सके, इस पर उसका ध्यान है वो जाए ताकि वह खुद का और परिवार का भला कर सके। तो सर जैसे आर्थिक प्रोग्रेस की बात है, तो एक जैसे ना मेरे मन में एक ख्याल है, ये है कि मोस्टली आज के दिन आज भी इंडिया का कल्चर ऐसा है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की साइड भागते हैं। तो वो रीज़न ये नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, उसका रीज़न है कि आफ्टर यदि कल को कोई बात हो जाए तो गवर्नमेंट जॉब में पर्सन सेफ होता है, और वही यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ वो सेफ नहीं है। लेकिन आप समझना, प्राइवेट सेक्टर में एक पर्सन मान लीजिए साल का 20 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, और कल ही जैसे कोविड जैसी आपदा आ गई और प्राइवेट सेक्टर कंपनी कोई सोशल वर्क नहीं कर रही है, ना ही उनमें कोई सिंपैथी होती, वो प्रैक्टिकल वर्क करते हुए मोस्टली एम्प्लॉय को ले ऑफ कर देती है। उस कंडीशन में उस पर्सन ने जहां गवर्नमेंट को लास्ट ईयर टैक्स भी दिया था और आज उसके पास कुछ नहीं है, तो ये सिक्योर नहीं है वो पर्सन। तो इस सिचुएशन में आप बताइए कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं भागेंगे? ये तो मतलब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तब तो आप सिक्योर हो, प्राइवेट करोगे तो सिक्योर नहीं है। तो इस कारण से लोग गवर्नमेंट की तैयारी ज़्यादा कर रही है और वहाँ गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सबको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। देखो सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है जितनी लोगों की मांग है, लेकिन ये जो ट्रेड बढ़ रहा है कि भाई सरकारी नौकरी में रुतबा है, पैसा है और है, देखो यानी ये हर एक समाज की अलग अलग ज़रूरतें हैं। एक तो जो नौकरी है वो सिर्फ प्रशासन में एक भागीदारी का हिस्सा भी है कि हमें प्रशासन के अंदर हमें भागीदारी चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए, तो हम लोगों को उस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रशासन की में हमारी भागीदारी हो। आज हमारे आरएस हों, आरपीएस हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, ये हमारे होने चाहिए।
ये भी एक समाज का स्टेटस है, ये ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ हम लोग नौकरी, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है कि भाई मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे सिर्फ नौकरी मिलेगी तो ही मैं काम चला पाऊंगा, नहीं। हम लोगों को व्यापार की तरफ भी बढ़ना चाहिए, व्यापार की तरफ भी आगे जाना चाहिए। और व्यापार को भी, व्यापार तो सिक्योर ही है, क्योंकि व्यापार एक के साथ अनुभव जुड़ता है। आज मान लो जो बहुत पुरानी जो कंपनियां हैं वो अपनी सामान के ऊपर लिखती हैं कि सिंस 1883, सिंस 1851, सिंस 1905, ये लिखते हैं। वो ये बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सामान है वो इतने सालों से बाजार के अंदर आया हुआ है, इतने सालों से बाजार में बिक रहा है, और इसलिए अब तक हम लोग बिल्कुल साफ सामान है वो दे रहे हैं। तो इस यानी वो पीढ़ियों का जो अनुभव उसके साथ जुड़ा है। लेकिन नौकरी में अनुभव नहीं जुड़ पाएगा। नौकरी में तो सिर्फ व्यक्ति जो नौकरी लगेगा वही लगेगा और वही रिटायरमेंट होगा। उसके बाद उसका बेटा लगेगा तो उसे अलग तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से नौकरी लगना पड़ेगा और अलग से उसको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हमें जिस तरह से सरकारी नौकरी यानी सिक्योर आप मानते हैं, तो उसी तरह से व्यापार को भी सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि जब वो इतना बड़ा टैक्स देते हैं, हर साल देते हैं, तो यदि कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय में सरकारों को उनका सहयोग है वो करना चाहिए। सो हम बात कर रहे हैं यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट की साइड, गवर्नमेंट जॉब की साइड भी जा रहे हैं, प्राइवेट। सो यहाँ आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट के पास इतने अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सबको फुलफिल कर सके, तो यहाँ उद्योग स्टार्ट करने चाहिए और व्यापार, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए, डिजिटल स्किल लेने चाहिए। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने नोटिस किया है, यदि कुछ यूथ आपस में बैठ भी रहा ना, तो वो ये बात ही नहीं कर रहा कि स्टार्टअप कैसे करना है। वो ये ज़रूर बात कर सकता है कि मैंने इस वेबसाइट से ये मंगवाना है, मैंने इस गैम्बलिंग ऐप से ये करना है, लेकिन वो यहाँ डिस्कस ग्रोथ की कर ही नहीं रहा है। वो टोटली जो बात कर रहा है कि यार आज वो देख, वो वाला पर्सन नॉनवेज खाता है, वो पर्सन देख वो इस जाति का है, वो हिंदू है, वो ये है, वो ये है। तो इन चीज़ों में ही फंसा हुआ है। लोगों का थॉट्स आगे सोचने का क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट तो चेंज होगा नहीं। चेंज जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था, परिवार की बात है तो पहल खुद को करनी पड़ेगी। तो ये पहल कैसे करेंगे? क्योंकि मोस्टली एजुकेशन जो यूथ है वो स्कूल और कॉलेज में सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो चीज़ें वहाँ चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो हमने देखा था कि मोस्टली एक कैंपेन चलता था, स्कूल चले हम, तो आज के दिन ऐसे कुछ तो कैंपेन चलते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी भागीदार है यूथ को खराब करने में। अदरवाइज मत लीजिएगा आप गवर्नमेंट के पार्ट है, लेकिन मैं, ऐसा हमें लगता है, ये हमारे ओपिनियन है। देखो, आज के यूथ को शिक्षा की तरफ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों, और यदि शिक्षित जो व्यक्ति है, मैं पहले इस बात पर थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूँ कि आज का जो यूथ है वो ये सोचता है, और माँ बाप भी ये सोचते हैं कि पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब नौकरी लगना है। नहीं, शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब ज्ञान है। शिक्षा का मतलब सोचने की क्षमता है। शिक्षा का मतलब तर्क करने की जो क्षमता बढ़ना है। शिक्षा का मतलब हमें विभिन्न जो सिस्टम है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना है। तो इसलिए हम लोग शिक्षित होकर के हम लोग कोई भी काम है वो करें। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित होकर के हम लोग नौकरी लगें, लेकिन हमारा जो बातचीत का जो जरिया है, यदि ये हमारा बातचीत का जरिया है कि भी हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, और हम लोग ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये टाइम वेस्ट की बातें हैं। इनसे किसी भी तरह की तरक्की होने वाली नहीं है। तरक्की व्यक्ति की तब होगी जब वो ये सोचेगा कि यदि उसे नौकरी लगनी है तो फिर उसे नौकरी के लिए कैसी तैयारी करनी है, किस लेवल की उसे तैयारी करनी है। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जिस लेवल की नौकरी करना चाहता है उसे उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बगैर तैयारी के है वो कुछ नहीं होने वाला है। जो एक आम लोगों ने या माँ बाप ने या परिवार के लोगों ने ये दिमाग में बात सेट कर रखी है कि भी हमारा बच्चा तो नौकरी कैसे लगेगा, इसके पास चेक नहीं है, इसके पास जैक नहीं है, बगैर चेक जैक कैसे नौकरी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है, फिर भी नौकरी लगते हैं, बगैर चेक जैक के भी नौकरी लगते हैं, बगैर चेक जैक के भी लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा,
हम लोगों का जो ध्यान है वो सिर्फ नौकरी पर नहीं, हमारे व्यापार पर भी, स्किल पर भी, अपने आप को और ज़्यादा नए तरीके से आज खेती भी हम लोग करते हैं, तो आज खेती के माध्यम से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और जो गेहूं 2700 रुपये बेचने के लिए तो जिद रहती है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर 2700 रुपये सरकार गेहूं लेंगे, वो 10,000 रुपये क्विंटल है वो गेहूं बेचते हैं, और लाइन लग कर के बिकती है, अपने आप घर से लोग हैं वो लेकर के जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग नए तरीके से खेती जब करके, वो कब होगा जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब उसके बारे में हमारा अनुभव होगा, जब उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो जब खेती के माध्यम से भी हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर और ज़्यादा क्षेत्रों के अंदर, तो व्यापार के क्षेत्र के अंदर तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है अपने आप को स्किल को डेवलपमेंट करने की, ज़रूरत है अब उस पर अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की, और ज़रूरत है उस पर मन लगा करके काम करने की। सर मेरे को एक कंसर्न है, मोस्टली क्या हो रहा है कि यूथ जो सीख रहा है वो स्कूल कॉलेजेस में सीख रहा है, वहाँ से आगे बढ़ रहा है, बट हमारी एजुकेशन के अंदर कोई ऐसा नॉलेज ही ऐड नहीं कर रखा जिससे वो अपने डिजिटल स्किल हुआ, क्योंकि आज का पूरा टाइम है डिजिटल का, और मोस्टली कॉरपोरेट ऐसा हो गया वहाँ इंग्लिश तो आना एज ए मैंडेटरी एक वर्ड हो गया, लेकिन गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल्स को ऑलमोस्ट प्रायोरिटी नहीं दे रही है। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? आज का समय पूरा बदल रहा है जिसमें गवर्नमेंट पूरा नो डाउट बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस के स्किल जो सीख पाएगा वो सिर्फ एमबीए करने या आईआईटी करने से नहीं सीख सकता, उसका जो नींव है वो आज के दिन भी कमज़ोर है। जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ तो यदि मैं मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ, यदि मेरे जो आंसर शीट है चेक कर लें तो मुझे एक्चुअल में यानी जो टीचर्स था उन पे भी डाउट हो रहा है, उन्होंने मुझे यानी पास भी कैसे कर दिया, क्योंकि हम यदि कॉपी भी भर रहे हैं तो हमें वो पास कर देते हैं। तो इसका मीन ये नहीं है कि वो उनके लिए हमारी सिंपैथी, वो तो हमारे पैर काट रहे हैं। यदि आज वो मुझे वहाँ क्लियर नंबर देते कि आप इस डिग्री के लायक हो या नहीं, तो मैं तैयारी करता ना। अब आज के दिन हमारे माइंड में ये हो गया, इवन आज मैं जैसे चूरू से हूँ तो हमारे चूरू के एनवायरनमेंट में कॉलेज का ये सीन, आप पेपर कॉपी पूरी भर दो आंसर की आप पास हो जाओगे। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स जो जिनको हम आप बोल रहे हैं कि शिक्षा एक वो नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा ज्ञान के लिए, तो आजकल हमारे शिक्षक ही ऐसे हो गए। देखो, शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव की आज भी ज़रूरत है, और ये ज़रूरतें हमेशा रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमेशा ये बदलाव की इसलिए ज़रूरत रहती है क्योंकि समय के अनुसार है वो शिक्षा को भी बदलना चाहिए। आज जैसे आपने अंग्रेजी शिक्षा की बात की, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को, उस टाइम के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो राजस्थान के अंदर खोले। और आज वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों से बच्चे पढ़ाई करके, छोटे छोटे बच्चे जब आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं तो माँ बाप को बहुत बड़ा सुकून मिलता है वास्तव में कि भाई हमारे बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और उन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर लॉटरी के माध्यम से, इतनी सीटें कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, लॉटरी के माध्यम से बच्चों का नाम है वो आता है। और जब एक गरीब माँ बाप ये सोचता है कि मैं मेरे बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, फीस देने के लिए नहीं है, और सरकारी स्कूल है नहीं, तो इसलिए वो अपना मन महसूस करके रह जाता है। लेकिन ये जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के अंदर खुले, तो एक गरीब से गरीब माँ बाप का भी ये सपना पूरा हुआ कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आज वास्तव में देखो, हमें यदि देश से बाहर जाना है, और देश के अंदर भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप फिर कोई बातचीत नहीं कर पाएंगे। उत्तरी भारत को छोड़ दो, दक्षिण भारत के अंदर भी आप जाओगे तो आप हिंदी से काम आपका चलने वाला नहीं है। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, रहे अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अलावा और भी भाषाओं का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए, और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पहले खुले,
तो उनके माध्यम से भी बहुत से बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की खोलने चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन बच्चों को, जैसे पहले उद्योग का एक सब्जेक्ट 1 घंटा होता था, जिसके अंदर उद्योग यानी साफ सफाई है या और है, या खेल कूद का 1 घंटा स्कूल के अंदर होता था। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में ये जो उद्योग के, खेल कूद के, या और जैसे हर शनिवार को बाल सभा होती थी, तो ऐसे जो छोटे छोटे जो संस्कारों को बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम हैं, वो जैसे यानी बंद किए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, वैसे वैसे यानी आने वाली पीढ़ी है वो सीखने से दूर होती जा रही है। और फिर उनको लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं सीख पा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे मोबाइल में ही सीखने को मिल सकता है, तो वो मोबाइल की ओर आकर्षित हो रहा है। यदि उन बच्चों को स्कूलों के अंदर भी प्रैक्टिकली यदि सिखाया जाए, तो फिर वो बच्चे मोबाइल में ज़्यादा नहीं ढूंढेंगे, फिर वो प्रैक्टिकली करने का प्रयास है वो करेंगे, और उससे बच्चों में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ओके। और सर अपन अभी अगेन बिजनेस की बात करते हो तो यहाँ यहाँ बात हो गई यूथ के अंदर, लेकिन यूथ में भी दो कैटेगरी हो गई कि बॉयज़ है गर्ल्स है। तो यहाँ इंडिया के अंदर देखा गया है कि फीमेल्स जो कैटेगरी है उनका बिजनेस हो या जॉब हो उसमें स्तर मुश्किल से 23% है। और यही यदि हम कंपेयर करते हैं चाइना का, वहाँ वो 60% हिस्सेदारी चाइना के अंदर महिलाओं की है, गर्ल्स की है, फीमेल की है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 23%, उन 23% में भी जो कृषि का काम कर रहे हैं वो शामिल है उसमें। तो इसमें अपन एक साइड कह रहे हैं कि हम इंडिया की टॉप, वो सॉरी, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए, बट अपन ये देख ही नहीं रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग अभी, जहां हम बोलते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों समान है, बट यहाँ कहाँ समानता है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अभी तक वास्तव में ही अभी हमारे समाज के अंदर विशेष तौर से ये कमजोरी है कि हम बच्चियों की शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एक पुरानी कहावत थी कि जब बेटी का घर में जन्म होता था, तो कहावत थी कि भी जब बेटी घर में जन्म हो जाता है तो बाप को पेट के गांठ बांधनी पड़ती है। यानी उनका इसके पीछे मतलब ये है कि भाई बेटी के लिए दहेज जोड़ने के लिए उसी समय बाप को लग जाना चाहिए, ताकि वो दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। मैं कहता हूँ कि आज जो बेटी को दिया हुआ दहेज है वो तो आपका थानों में पड़ा है, क्योंकि झगड़े हो रहे हैं 6 महीने बाद, साल बाद रिश्ते टूट रहे हैं, फिर मुकदमेबाजी होते हैं, फिर थानों के अंदर वो दहेज वो पड़ा रहता है। यदि हम असली में बेटी को दहेज देना चाहते हैं तो बेटी को पढ़ाने का काम करें, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करें, ताकि वो बेटी भी सुख पाएगी और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी होंगी। तो इस तरह से हम बच्चियों की तरफ यदि ध्यान देंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल में बच्चे हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगी। और इस ओर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापार के क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक हम अपनी बच्चियों को, महिलाओं को घर से बाहर निकालने में परहेज करते हैं, और वो उस परहेज से हम लोगों को अब हटना चाहिए। आज के आधुनिक युग के अंदर हम लोग उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारी बच्चियां हैं वो बहुत नाम कमा रही है। जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी है, देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो फिर हम और बच्चियों को भी और महिलाओं को भी इस तरह से आगे आना चाहिए, और माँ बाप को भी बच्चियों को आगे बढ़ाने में सहयोग है वो करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, हर तरफ है वो बच्ची आगे बढ़े। इसके लिए माँ बाप को, परिवार को इस पे काम करना चाहिए। सर मुझे ये बताइए, जैसे ना आज के दिन आपने जैसे बताया कि माँ बाप को इस पे काम करना चाहिए, लेकिन माँ बाप पढ़ाने पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि आज के दिन, जैसे आज के भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी है, तो वो भी एक महिला है। तो ये एक अपने आप में एक प्राउड की बात है कि एक जो भारत का जो सबसे बड़ा पद है वहाँ एक महिला उन्हें हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ आज के दिन अभी भी घरों में ये हो रहा है कि बच्ची बड़ी होगी उसकी शादी कर दो, यानी उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और इवन पढ़ा भी रहे हैं तो नॉर्मली कि हाँ ठीक है यार कॉलेज करवा दो, बात खत्म। उसका कोई विजन डिसाइड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ विजन डिसाइड नहीं होने का पूरा पूरा रोल उनकी फैमिली पे आता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि अरे यार आपने भाभी तो है वह यही तो करिए और क्या करना है, बाकी बिन तो घर का काम करना हुआ, लड़कियां घर ही चौकी ला गए। ये एक मारवाड़ी के अंदर बोला जाता है, बट वास्तविकता कहीं ना कहीं हम यदि
हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हम अभी भी आगे हैं, क्योंकि वहाँ 20% महिलाएं बिजनेस में और जॉब में हैं और अपन 23%। लेकिन हम चाइना से कंपेयर करें यदि, तो हम सिर्फ 23% पे, वो 69%। ये गैप कब खत्म होगा? एक मतलब इवन आपने कहा कि परिवार करे, लेकिन परिवार अकेला नहीं कर सकता। सरकार को कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। सरकार इतनी स्कीमें लाती है, वो ना शिक्षा पे, मतलब मोस्टली आप देखो ना, आज के दिन गवर्नमेंट स्कूल है वो खंडर हो रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल 10-10 मंजिल के बनते जा रहे हैं। उनकी फीस देखो तो लाख लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए हो गई एक बच्चे की, उनमें वो फीस ही नहीं लगती। लेकिन फिर भी मतलब गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं कमियां तो चल ही रही है ना गवर्नमेंट की साइड से भी। अपन सिर्फ सिंपल हमारी, ये आप ये बोल दें कि पेरेंट्स की कमी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, वास्तव में ही सरकारी स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आज भी ज़रूरत है। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो खंडर हो गई है, नई बिल्डिंगें बन नहीं पा रही हैं, और नए यदि कमरे आते हैं तो मैं विधायक हूँ, किसी भी गांव के अंदर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले गांव के लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर आप 1 कमरा दो, 2 कमरा दो, इसकी 4 दीवारी दो, इसका गेट दो, इसके प्रार्थना स्थल दो। तो इसलिए, और वास्तव में वो ज़रूरतें भी हैं। तो सरकारों को जो शिक्षा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि वो जो बिल्डिंगें वो नई बने। जैसे आंगनबाड़ी है, अभी राजस्थान सरकार ने ये तय कर दिया कि भाई पहली क्लास के अंदर बच्चे का एडमिशन तब होगा जब उसकी उम्र उम्र 6 साल की होगी। तो 6 साल की उम्र होगी, और लेकिन उससे पहले कहाँ पढ़ेगा वो? आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। और आंगनबाड़ी की हालात ये है, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सूरतेड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 70% आंगनबाड़ी केंद्र के पास भवन नहीं है। जब खुद के भवन ही नहीं है, या तो वो किराए में चल रहे हैं, या मांगे हुए भवन में चल रहे हैं, या सरकारी स्कूल में चल रहे हैं, या सभा भवन जो सामुदायिक भवन है उसके अंदर चल रहे हैं। तो जब भवन नहीं है तो यानी आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चलेंगे? आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पोषाहार भी दिया जाता है, उनको कपड़े भी दिए जाते हैं, ड्रेस भी दी जाती है, और बाकी पढ़ाई का काम भी वहाँ तक होता है। तो इसलिए शिक्षा की तरफ विशेष तौर से सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, और स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने विशेष तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये प्रयास किया है कि मेरा बजट का ज़्यादातर हिस्सा है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर मैं ज़्यादातर हिस्सा लगाऊं। और शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, इस पर काम किया, और इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके। सो एक बार आपने एक बात बताई थी कि मतलब है ना, एक जो पैसे का जो रोटेशन होता है ना, वो पहले हुआ करता था नीचे से ऊपर की साइड, अभी ऊपर तक सीमित रह गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए। देखो, हर चीज़ का एक सिस्टम है। पैसा जो है हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, पैसा कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने नरेगा चलाई। नरेगा के माध्यम से पैसा राजस्व यानी गांव का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके घर में पैसा गया। जब उसके पास 100 रुपये नरेगा के एक दिन की दिहाड़ी के आए, तो वो उस 100 रुपये को लेकर के गांव की दुकान पर गया, उसने वहां से सामान खरीदा। जब गांव के दुकान वाले का सामान जब बिका, तो वह बस बाजार में गया बड़ी दुकान वाले से, वहां से सामान लेकर के आए, भी पहले वाला मेरा सामान बिक गया और सामान दो। जब उसका बाजार वाले का सामान बिक गया तो उसने ऊपर वाले से सामान खरीदा। तो यदि जब नीचे नीचे एक सुई है, पेन है, पेंसिल है, उसको बनाने वाले को तभी उसका लाभ मिलेगा जब नीचे यानी वो खरीदने वाला कोई हो। अब खरीदने वाले ही हो तो वो बना करके रख देगा। लेकिन इससे उल्टा कब हुआ? जब कोरोना आया, तब राजस्थान देश की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज है वो कोरोना में घोषित किया। लेकिन वो 20 लाख करोड़ रुपया किसको दिया? बड़े पूंजीपतियों को दिया, बड़े धन्ना सेठों को दिया। किसी का टैक्स माफ किया, किसी को कर्जा माफ किया, किसी का और कुछ दिया। तो अब बड़ी जो कंपनी है वो तो सामान बना करके रख देगी। तो जब सामान बिकेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे नीचे वाले के पास पैसा है नहीं, तो जब सामान बिकेगा ही नहीं तो फिर वो सामान क्या कमाएगा? इसलिए पैसे का जो सिस्टम यही है कि पैसा हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, पैसा कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता है।
और सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है, वो ऊपर से नीचे आती है। जब कलेक्टर यानी किसी भी जिले का कलेक्टर जब ईमानदार होगा, टाइट होगा, किसी भी कानून को मानने वाला होगा, तो एसडीएम की या तहसीलदार की हिम्मत नहीं है कि वो किसी काम के लिए किसान को या और किसी व्यक्ति को टरका दे है। और यदि ऊपर व्यवस्था ऊपर से नीचे चलती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और नीचे ही नीचे जब पैसा होगा तो उस पैसे के माध्यम से जब वो बाजार में सामान खरीदेगा तो उसके माध्यम से जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसको लाभ है वो तभी मिलेगा जब उसका सामान बिकेगा। हाँ, सो ये हो गया, आपने बता दिया पैसा, व्यवस्था ऊपर से नीचे चलती है और पैसा नीचे से ऊपर जाना चाहिए, जिससे एक हर एक वर्ग को फायदा मिलेगा। सो अब अपन बात करते हैं, आप हार को किस वे से देखते हैं, क्योंकि आप करीबन 6 बार हारे हैं और उसके बाद 7वीं बार आपको जो सफलता मिली वो सीधा 50,000 से अधिक वोटों से मिली, प्लस 1,16,000 वोट, लगभग आप 2.25 लाख वोट सारे बता रहे हो, उसमें से 1,16,000 लोगों के वोट आपको मिले। तो अब आप हार को किस वे में प्रेजेंट करेंगे? देखो, हार का मतलब किसी काम को बंद करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हार से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हार से बहुत कुछ सीखते हैं। और मैंने उस वे में काम किया है कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। तो हमें यदि वक्त के सांचों को बदलना है, यदि हमें नया कुछ करना है, तो हमें उस लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मैं एक सामान्य से परिवार से हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले परिवार से भी नहीं हूँ कि मेरे पिताजी कोई बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड हो या वो बहुत ज़्यादा पूंजीपति हो, पैसा हो उनके पास कि पैसे के माध्यम से हम लोग राजनीति करें। एक सामान्य से परिवार से उठ करके, और यदि मुझे इसने बड़े मुकाम पर जाना है, एमएलए बनना है, क्योंकि शुरू से ही मैंने जो चुनाव लड़े वो एमएलए के लड़े, इसके अलावा कोई चुनाव बीच में कभी नहीं लड़ा। तो एमएलए बनना है तो फिर मुझे यानी उस लेवल का संघर्ष है वो करना पड़ेगा। जब जब भी मैं चुनाव हारा, जैसे पहले 1990 में, 1993 में, 1998 के जो चुनाव थे या सन 2000 के चुनाव थे, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए चुनाव थे, वो कभी जीतने के लिए नहीं थे। वो तो प्रचार के लिए चुनाव थे, भी हमें प्रचार करना है, लोगों में अपनी मूवमेंट को फैलाना है, अपने मिशन में लोगों को जोड़ना है, प्रचार के लिए थे। लेकिन 2013 का चुनाव, 2018 का चुनाव जो लड़ा, वो हमने इस लिए लड़ा कि हमें विधायक बनना है। लेकिन चुनाव हारने के बाद हम लोगों ने हमेशा इस बात पर महसूस किया, जब भी हम समीक्षा बैठक करते थे या आम लोगों को, जो जिन लोगों ने वोट किया, सपोर्ट किया, उनको धन्यवाद देने के लिए मीटिंग करते थे, तो मैंने हमेशा यही कहा कि भी हमसे जो लोग जीते हैं उनसे हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ कम कर पाए हैं, इसलिए हम लोग चुनाव को लूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो कुछ कम कर पाए हैं उसमें सुधार आज हमें करने की ज़रूरत है। तो हम लोग उसका सुधार करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें जिस लेवल पर जाना है उस लेवल की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और मैंने उसी लेवल की मेहनत करके 2018 का भी चुनाव लड़ा, 56,500 वोट आए। 2013 का चुनाव लड़ा, 40,000 वोट आए। और उसके बाद 2019 में जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी के सामने, जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के सामने मैंने वो कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में पार्टी प्रचार अभियान में लगे। लोकसभा चुनाव के अंदर लगभग 6-7 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर मैं गया जहां पार्टी का प्रचार किया। और उसके बाद मुझे राजस्थान प्रदेश के अंदर जैसे सुजानगढ़ उपचुनाव था, तो सुजानगढ़ उपचुनाव के अंदर स्पेशली मुझे लगाया गया। जब सुजानगढ़ उपचुनाव में लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि पार्टी में अपना काम दिखाने का ये सबसे अच्छा मौका है। और मैंने वहाँ लगभग 4 महीने लगातार रह करके और मैंने वहाँ काम किया। होली के बीच में आई, मैं होली के दिन भी घर पे नहीं गया। तो उससे एक ऊपर तक मैसेज गया कि ये काम यदि करना है, पार्टी के अंदर प्रचार का काम करना है, तो इस तरह से करना चाहिए। और उसके बाद पार्टी ने मुझे बहुत कुछ, पहले सिलप माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सिलप माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री बनाया, स्ट्रेटजी कमेटी का राजस्थान प्रदेश का मुझे सदस्य बनाया। और 2023 के अंदर जब चुनाव टिकट मिली, कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, तो उसके बाद
वहाँ की जनता का प्यार और स्नेह मिला कि 50,000 वोटों के अंतर से हम लोग जीते। तो इस तरह से हार से हम लोगों को सीखना चाहिए। यदि हम लोग हार किया, हम लोग आम तौर पर मैं देखता हूँ कि राजनीति में क्या होता है, राजनीति में जब व्यक्ति हारता है तो हारने के बाद वो व्यक्ति दूसरे लोगों पर आरोप लगाता है कि इसने मेरे साथ गद्दारी कर ली, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने यानी मेरे साथ ये कर लिया, इसने मेरे साथ ये कर लिया। मैं ये हमेशा से इस बात के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यदि हम यानी हारें तो कोई न कोई हमारे मैनेजमेंट में कमी रही है, हमें अपना मैनेजमेंट है वो सुधारना चाहिए और जीत के लिए आगे की तैयारी करनी चाहिए। यदि हम लोग जीत की तैयारी करेंगे, सुधार करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी ताकत हमें रोकने वाली नहीं है यदि हमारा फील्ड मजबूत है, यदि हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। और हमेशा से, चाहे 2013 का चुनाव लड़ा हो, चाहे 18 का लड़ा हो या उससे पहले के लड़े हो, मेरे कार्यकर्ता इतनी मजबूती से मेरे साथ जुटे रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। बगैर मेरे से कभी, मेरा इतना सम्मान कार्यकर्ता करते हैं कि मेरे सामने कोई भी बीड़ी, गुटखा, सिगरेट मेरे सामने नहीं पीते। और यानी चुनाव के अंदर जो चर्चाएं चलती है या जो पैसा खर्च होता है कि भी इतने की शराब बंट गई, इतने पैसे बंट गए, इतने चुनाव लड़े हैं, मैंने 1 रुपए की भी शराब नहीं पिलाई और 1 रुपया भी इस माध्यम से मैंने खर्च नहीं किया कि ये वोट मुझे पैसा दे करके मुझे वोट खरीदना है। इस माध्यम से 1 रुपया भी खर्च मैंने नहीं किया। तो इस तरह से एक चुनाव लड़ने में भी हम लोगों ने एक आदर्श है वो उदाहरण सब यानी प्रस्तुत किया है कि हम लोग चुनाव लड़ें भी, और चुनाव लड़ने के जो माध्यम है वो भी हम ऐसे अनर्गल नए अपनाएं जिसके माध्यम से समाज के अंदर एक गलत मैसेज आए कि हम गलत तरीके से चुनाव लड़ करके, गलत चीज़ें बांट करके और हम लोगों ने चुनाव को जीता है। मैं इसके भी पूरी तरह से खिलाफ हूँ। हम लोगों को चुनाव, एक साफ सुथरा चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि आज जो भ्रष्टाचार है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि फलाने 200 रुपये ले लिए, फलाने 500 रुपये ले लिए, फलाने ये ले लिए, भ्रष्टाचार ये नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ इस देश का महंगा चुनाव है। जिस दिन इस देश के अंदर चुनाव में जो बेतहाशा पैसा खर्च होता है वो खर्च होना बंद हो जाएगा, आम पब्लिक जब अपने आप वोट डाल करके और साधारण तरीके से व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके जिताना शुरू कर देगी और कैंडिडेट भी कम से कम पैसे में चुनाव लड़ करके जीतने की आदत डाल लेंगे, उस दिन बहुत सारा देश का भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा और देश है वो साफ सुथरा देश है वो बन सकता है। ओके, तो अभी जैसे गवर्नमेंट वो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लेके आ रही है, तो उससे कुछ ये चीज़ें होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उससे खर्चे खर्चे तो उससे भी कम नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली सुनने में आता है कि हाँ ये पकड़ा गया, वहाँ वो पकड़ा गया, जो चुनाव आयोग डेटा देता है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी में कुछ यानी ये चीज़ें कम होगी? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन से तो इसके पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो पार्टियां जो खर्च करती हैं या कैंडिडेट जो खर्च करता है ये तो उस पे निर्भर करता है। जब सामने वाला जब बहुत ज़्यादा, ये तो जब हम लोग एक उदाहरण पेश करेंगे, है एक उदाहरण पेश करेंगे, आम पब्लिक में भी इस बात की जागृति आएगी और कैंडिडेट में भी इस बात की जागृति आएगी। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि उस कैंडिडेट को वोट डालना जिस दिन पब्लिक बंद कर देगी, जो पैसा बांटता है या जो शराब बांटता है, उसको यानी उसका बहिष्कार करेगी कि यदि आपने पैसा बांटा, यदि आपने शराब बांटी तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जब बहिष्कार जब इनका होगा तब ये चीज़ें हैं वो बंद होगी और कैंडिडेट को भी तब समझ में आएगा कि ये पैसे से या शराब से वोट मिलने वाले नहीं हैं। पैसे से या शराब से यदि बांटेंगे तो ये वोट हमारे कट सकते हैं। तो तब जाकर के इसमें सुधार है वो आएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है उससे इस बात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अब सर एक बात बताइए, आप 6 बार हारे 1989 से लेके 2019 तक, तो मतलब इंसान तो टूट जाता है। आप मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मैं चुनाव हारा इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिव बात हुई थी। देखो, दो बातें हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, यदि आपको किस तरह से देखते हैं। पॉजिटिव ये बात थी कि 1990 में जब चुनाव लड़ा तो मुझे 1500 वोट आए। जब 1993 में वोट चुनाव लड़ा तो 11,000 वोट आए। 1998 में जब चुनाव लड़ा तो 13,500 वोट आए। सन 2000 में चुनाव लड़ा तो मेरे को 20,000 वोट आए।
2013 में जब चुनाव लड़ा तो 40,000 वोट आए, और 2018 में चुनाव लड़ा तो 55,000 वोट आए। तो इस तरह से मेरा जो वोट जो थे मेरे हमेशा से बड़े हैं, और मैंने उनको इस पॉजिटिव वे में लिया है। मैं ये बात को नहीं देखा है मैं कितनी बार चुनाव आ रहा हूँ, मैंने इस बात को ध्यान में लिया है कि हर बार जब चुनाव हुआ है तो मैं चुनाव में वोट मेरे बड़े हैं। तो इसके मतलब है कि मेरे को चाहने वाले लोगों की तादाद है वो बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो फिर कहीं न कहीं हम लोग जीत भी निश्चित है, जीतेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि वो घटते तो मैं सोचता कि भाई पिछली बार तो 5,000 वोट आए थे, अब की बार हम 3,000 में रह गए, या पिछली बार 20,000 वोट आए थे, अब की बार हम 10,000 वोटों में रह गए, तो फिर तो मैं सोचता। लेकिन हमारे वोट बड़े हैं, तो इसलिए तो एमएलए जो बनना है वो कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान में 8 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 8 करोड़ में सिर्फ 200 लोगों को विधायक बनने का मौका मिलना है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब 200 लोगों को, 8 करोड़ में से 200 लोगों को चुन करके जाना है, तो हमें उसी लेवल की तैयारी, उसी लेवल की सोच, और उसी लेवल पर हम लोगों को जाकर के हम लोगों को संघर्ष उसी लेवल का करना पड़ेगा। सो सर, अब इस पूरे स्ट्रगल के दौर में मतलब आप, मतलब आपने कहा कि मैंने हर दिन और जो भी हर चुनाव के अंदर कुछ अप किया था, तो उस कारण से मैंने कभी इसको हार माना ही नहीं। इसने मेरा लर्निंग और मैंने इसको जीता हुआ ही माना, और मेरे को जहाँ कमियां थी वहाँ मैंने मैनेजमेंट में सुधार किया, बजाय मैंने किसी पे ब्लेमिंग करने में और इन सब में। अब मैं बात करूँ कि मतलब फिर भी इंसान मतलब जूझने लग जाता है उस केस में कि यार मतलब चलो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन है ना, इसका लास्ट क्या होगा। और वो जो था वो उसको कैसे फेस किया आपने? देखो, व्यक्ति को मैं एक बार 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 कहता हूँ कि जिस लेवल पर हम लोग जाना चाहते हैं उस लेवल की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और यदि हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस लेवल की तैयारी हमारी नहीं है, उसकी तैयारी से हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो हमें वो तैयारी है वो करनी पड़ेगी। बगैर तैयारी के कुछ भी नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, धरती पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत हमें करनी पड़ेगी, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में सुधार है वो करना पड़ेगा। कहीं जो भी कमज़ोरी आ रही है उस कमज़ोरी को हम लोग कैसे वो दूर कर सकते हैं। और फिर हमारे जो मन के अंदर जो तमन्ना है, जो ईमानदारी होनी चाहिए। अगर सच्ची है तमन्ना तो रास्ते निकल आते हैं, और अगर झूठी है तमन्ना तो बहाने बहुत हैं। तो अब हम ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तमन्ना कैसी है। यदि आपकी सच्ची तमन्ना है तो रास्ते बहुत हैं। और झूठी तमन्ना है, आज कोई कहीं हम किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वो बहाना बनाता है, कैसा मेरी दादी बीमार हो गई, मेरी नानी बीमार हो गई, मेरे मोटरसाइकिल पंचर हो गया, मेरी बस निकल गई। मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि बहुत सी बार ये कहा जाता है कि मेरी बस निकल गई या मेरी ट्रेन चूक गई, है ना। तो क्या ट्रेन समय से पहले गई है? नहीं। क्या बस समय से पहले गई है? नहीं। हम लोग बस के समय से लेट पहुंचे, हम लोग ट्रेन से एक समय से लेट पहुंचे। तो ये गलती मेरी है ना। मैं यानी 10 बज करके 10 मिनट पर मेरी ट्रेन है और मैं वहाँ 10:30 पहुंचूंगा, और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरी तो ट्रेन निकल गई। तो ट्रेन ट्रेन पर ब्लेम लगाना गलत है। ये मेरी गलती है, मुझे 10 बज करके 5 मिनट पे वहाँ पहुँचना चाहिए था। तो इसलिए ये बहाने हैं, और बहानों से काम चलने वाला नहीं है। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि हम किसी दुकानदार के पास गए, किसी दुकानदार से हमने सामान खरीदा। जब दुकानदार से सामान खरीदा तो उसने बहुत गारंटियां दी, ये गारंटी है, वो गारंटी है, फला गारंटी है, बस आप तो एक बार देख ले जा करके देखो, पहन करके देखो, बहुत अच्छा होगा, ये होगा। जब उस सामान में थोड़े महीने बाद, 15 दिन बाद कोई न कोई डिफेक्ट आ गया, जब दोबारा उस यानी दुकानदार के पास लेकर के जाते हैं तो फिर वो हमें संतुष्ट करने के यानी प्रयास करता है कि देखो इसमें तो कंपनी की बात है, इसमें तो ये गारंटी है नहीं, इसमें तो वो गारंटी थी, इसमें तो ये थी। तो वो प्रयास करता है, हमें संतुष्ट करने के प्रयास करते हैं, लेकिन वो ग्राहक के मन में उस दुकानदार के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वो उस सोच उसकी अच्छी नहीं बनती है कि पहले इतनी गारंटियां दी जा रही थी, आज मेरे को यानी ये चीज़ बदल करके देने की बजाय अलग अलग बहाने बना रहे हैं। तो इसी तरह से यदि हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमें बहाने की बनाने की जरूरत नहीं। मैं जब राजनीति में आया
और आज तक मैंने कभी भी, मेरी बख्श नहीं चूकी, मेरे घर में कोई बीमार नहीं हुआ, मैं खुद कभी बीमार नहीं हुआ, और कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से मैंने मीटिंग है वो कैंसिल की हो। मैंने पूरी की पूरी मीटिंग, 100% मीटिंग है वो पूरी की है। अभी जैसे विधानसभा के अंदर हूँ मैंने टोटल हाजिरी लगाई, टोटल हाजिर लगाई है। हमारे एजिटेशन की वजह से, पार्टी के एजिटेशन की वजह से विधानसभा के अंदर हम लोगों ने 1-2 दिन वॉकआउट किया, वो एक अलग है, लेकिन टोटल मेरी हाजिरी है। जैसे जो बजट सत्र होता है उसके अंदर हमें 100% लगाने होते हैं, 40 तारांकित और 60 अतारांकित, मैंने 100 के 100 लगाए हैं। दूसरा जो सत्र होता है उसके अंदर हमें 30% लगाने होते हैं, 10 तारांकित 20 अतारांकित, मैंने 30 के 30 लगाए हैं। और रोजाना चाहे 295 हो, चाहे स्थगन हो, चाहे और जो भी मौके मुझे मिले, लॉटरी यानी विधानसभा के अंदर लगती है रोजाना, उसका समय है, रोजाना लगानी पड़ती है, तो मैंने लॉटरी रोजाना लगाई। तो इसलिए हम लोगों को यदि आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है हम लोगों को, तो फिर बहाने बनाने की या बहाने खोजने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ या तो आपकी हाजिरी लगी है या आपकी हाजिरी नहीं लगी, सिर्फ दो ही विकल्प है, तीसरा विकल्प है ही नहीं। तीसरा विकल्प जो संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो बेवकूफ़ी है, वो किसी काम की नहीं है। या तो आप मीटिंग के अंदर आए हो या आप नहीं आए हो, बस बातें दो ही है। अब नहीं आने के आप कारण बताओगे, ये कारण रहा, वो कारण रहा, ये रहा, वो रहा, तो वो किसी काम के नहीं है। तो हम लोगों को हाजिरी है तो हाजिरी लगानी चाहिए। हमें सच्ची तमन्ना के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी काम हम कर रहे हैं, हम कोई ज़रूरी नहीं कि कोई राजनीति कर रहा है वो भी आगे बढ़ेगा, ज़रूरी नहीं कि कोई नौकरी कर रहा है वही आगे बढ़ता है, ज़रूरी नहीं कोई व्यापार कर रहा है वही आगे बढ़ता है। हम कोई सी भी तरह का काम करते हैं उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से काम करके आज खेल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं वो अपना करियर बना रहे हैं। सांस्कृतिक बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके अंदर भी आगे बढ़ करके बच्चे वो अपना करियर बना रहे हैं। और भी यानी हर चीज़ है जिसके अंदर बच्चे अपना करियर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है उसके अंदर ईमानदारी की और उस लेवल की मेहनत की। ओके। और सर अभी जैसे आपने एक बार मैंने आपका एक राजस्थान का जो असेंबली का ऐप है उस पे देखा था, आपने सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए भी एक क्वेश्चन किया था, तो उसका क्या प्रोग्रेस रहा? हाँ देखो, सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, और उसके बाद अभी जब मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो विधानसभा के अंदर भी मैंने 2 बार ये आवाज़ उठाई है कि वे सूरतगढ़ को जिला बनाना चाहिए, और प्रश्न भी लगाया कि सूरतगढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो ये सरकार की 100 तरह के मापदंड है, 100 तरह की सरकार के बातचीत है, वो अलग अलग तरीके से वो सरकार अपना जवाब देती है। लेकिन हमारी जो जिन मुद्दों को लेकर के हम विधायक बन कर के आए हैं, हमारा ये है कि हम उन मुद्दों को जिम्मेदारी के साथ और विधानसभा के अंदर उठाएं। तो इसलिए आज सूरतगढ़ के अंदर जो भी मुद्दे रहे, चाहे जिला बनाने का, हमारे एटा सिंगरासर माइनर को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन है वो सूरतगढ़ के अंदर हुआ, तो एटा सिंगरासर माइनर की आवाज़ भी मैंने विधानसभा के अंदर उठाई है। हमारे वहाँ खातेदारी को लेकर के बहुत से आंदोलन होते रहते हैं, बहुत सी मांग है क्षेत्र की, खातेदारी को लेकर के भी मैंने विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई है। चकबंदी को लेकर के विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई है, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, स्कूलों को, कर्मोन्नत को लेकर के, कॉलेजों को लेकर के, यानी बहुत सी ऐसी जो जो बातें, जो जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे को जिम्मेदारी के साथ मैंने विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाया है, और बहुत सी बातें उठाई है तो उसका लाभ भी क्षेत्र की जनता को मिला है। आज सूरतगढ़ के अंदर उप जिला अस्पताल सूरतगढ़ के अंदर बन रहा है, विधानसभा के अंदर हमने आवाज़ उठाई, जो कागज़ लिख करके देने थे से मंत्री को वो भी हमने दिए। तो आज जिले के अंदर जिला उप जिला अस्पताल है वो बन रहा है। पशुओं का हॉस्पिटल है वो प्रथम श्रेणी का हॉस्पिटल था, उसको अभी बहुउद्देशीय पशु यानी चिकित्सालय के रूप में उसको कर्मोन्नत करने का काम किया है। और भी नए उपकेंद्र भी पशुओं के खुले हैं, उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का काम भी किया है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हम लोग विधानसभा के अंदर भी उठाते हैं, सरकार को लिख करके भी भेजते हैं, और वो बहुत सारे कामों पर जब हम बार बार उन कामों को याद दिलाते हैं, करते हैं, तो जो वास्तव में ज़रूरत है उन कामों को सरकार को करना भी पड़ता है। ओके। और सर ये अभी जैसे आप लोग
विधानसभा और ये विधानसभा के जो घर बने वहाँ लोग रहते हैं, तो आप लोगों का जैसे हम लोग बाहर देखते हैं, आप बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आप लोग कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले कांग्रेस की कमियां निकाल, तो आप लोग साथ में कैसे मतलब कनेक्ट रहते हैं, या फिर आप आपस में मिलते हैं तो भी नज़र चुरा के वो वाला सीन होता है? देखो, नहीं, आपस में नज़र चुराने वाली कोई बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी जो विचारधारा है, जब मैं कांग्रेस में आया, महात्मा गांधी जी को मैंने पढ़ा, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा, और जब महापुरुषों को जब पढ़ा, आज़ादी की लड़ाई के बारे में हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते थे। जब ग्रेजुएशन किया तब यानी इतिहास मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इतिहास पढ़ा, तो आज़ादी की लड़ाई के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। तो आज जो विचारधारा की लड़ाई है, आज भी देश के अंदर जो संघर्ष है वो इस बात का है कि इस देश की आज़ादी है वो कैसे बची रहे, इस देश का संविधान है वो कैसे बचा रहे। संविधान पर बार बार संविधान को तोड़ने की बात हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने की बातें बार बार हो रही है, और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने पर काम भी हो रहा है। तो इसलिए इन सारे के सारे ये जो विचारधारा की लड़ाई है, हम लोग वैचारिक रूप से कांग्रेसी हैं, हम लोग वैचारिक रूप से इस देश के संविधान को मानने वाले हैं, वैचारिक रूप से महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। वैचारिक रूप से हमारे मतभेद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने में हम कोई आंख चुराने वाली या ऐसी कोई बातचीत हमारे आपस में नहीं है। आपस में मिलेंगे तो व्यावहारिक तौर पर तो वैसे ही मिलेंगे जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं। ओके ओके। और सर अभी आजकल एक चीज़ें ये भी हो रही है लोगों को, मतलब जैसे मैं बात करूं कि एस्ट्रोलॉजी, लाइक ज्योतिष, जो एक्चुअल में विद्या हुआ करती थी उसको व्यापार बना दिया गया है। जैसे वही शिक्षा वाली बात, शिक्षा को शिक्षा ना करके उसको व्यापार बना दिया प्राइवेट सेक्टर ने, वही ज्योतिष को। तो लोगों को इन चीज़ों पे, तथ्य पे, मतलब इन चीज़ों के अंदर वहम में ना जाके वास्तविकता पे कैसे रहना चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात की, तो उन्होंने उस समय जहाँ शिक्षा का स्तर नहीं था, उस समय उन्होंने वो शिक्षाएं प्राप्त की और भारत का संविधान तक लिखा। तो उस केस में आज भी हम लोग यहाँ फंसे हैं कि आज मेरा आज का भविष्य फल बताओ, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा संघर्ष है, वो जीवन का रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे समय में पढ़े जब उनको कक्षा से बाहर बैठाया जाता था, जब उनको ब्लैक बोर्ड तक नहीं आने दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उसके बाद भी उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, और उन्होंने विदेशों के अंदर भी पढ़ाई की, और इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की कि विश्व के छठे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर बने। जब 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जब 250वीं सालगिरह मनाई गई, तो उस 250वीं सालगिरह जब मनाई गई तो उसके अंदर ये तय हुआ कि भाई कौन ऐसे टॉप के लोग हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उन्होंने ख्याति अर्जित की। तो उन्होंने देखा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद बाहर बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं, और भी हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने ख्याति अर्जित की है। लेकिन उन सब में टॉप पर जो नाम था, एक नंबर पर नाम था, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम था। और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, जिसके पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ी महान हस्ती थी। उन्होंने पढ़ाई की और भारत में आकर के उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। आज जिन जिन चीज़ों की बातें होती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर पशु पक्षियों से लेकर के, पेड़ पौधों से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, और व्यक्ति से लेकर के और महिलाओं तक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हक और अधिकार लेकर के दिए। जिन महिलाओं को पीछे रखने की बात अपने हो रही है, उन भी महिलाओं पीछे रहती हैं, तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार यदि किसी ने दिया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंदर दिया। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने यह बात
कही कि आज बाबा साहब अम्बेडकर यदि नहीं होते तो मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। तो इसलिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय से लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा संघर्ष किया और देश का संविधान लिखा। हमें ऐसे जो महापुरुष हैं उनसे पढ़ना चाहिए, उनको से सीखना चाहिए और सीख करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग जो अंधविश्वास है, उन अंधविश्वासों से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अंधविश्वासों से सिर्फ है वो देश पीछे जा सकता है। हम लोग तरक्की तभी करेंगे जब विज्ञान तरक्की करेगा, संविधान तरक्की करेगा और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे आएंगे। ओके। सो अभी हम बात करते हैं, अभी मैंने महाराष्ट्र का सुना था जहाँ किसानों ने आत्महत्या की थी। तो राजस्थान में भी किसानों के लिए ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे उनको इन परेशानियों से ना जूझना पड़े? क्योंकि आत्महत्या एक सिर्फ सुसाइड नहीं है, एक तरीके से वो मर्डर होता है। तो उस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, किसानों की हालात बहुत ख़राब है पिछले काफ़ी समय से, और 2014 के बाद और भी ज़्यादा हालात ख़राब हुए, क्योंकि 2014 में जब सत्ता का स्थानांतरण हुआ, जब सत्ता बदली, तो उस समय बड़े बड़े वायदे किसानों के साथ किए गए थे। किसानों से ये कहा गया था कि हम आपकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। पहले वाली सरकारों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बातचीत नहीं हो पा रही। हम एमएसपी को लागू करेंगे, पुरानी सरकारों ने एमएसपी लागू नहीं की, लेकिन 10-11 साल होने के बावजूद भी आज तक एमएसपी पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो पा रही है। किसान बकायदा कर्जे में डूबा जा रहा है और किसानों का कर्जा वो माफ़ करने की बात की थी। तो ये जो टोटल वायदे किसानों के साथ किए गए थे, इन किसी भी वायदे पर जो केंद्र की सरकार है वो खरी नहीं उतरी है, और इसलिए किसानों की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन है वो बढ़ती जा रही हैं और किसान परेशान होता जा रहा है। अभी श्री गंगानगर के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ा। हम यानी 3 विधायक और 1 सांसद, हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी। 24 घंटे का अन्न त्याग अनशन हम लोगों को करना पड़ा पानी की समस्या को लेकर के। अब देखो, बड़ी विडंबना है कि राजस्थान प्रदेश में श्री गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर, बाड़मेर तक, जैसलमेर तक जो बड़ी नहर की परियोजनाएं हैं, गंग नहर परियोजना है, भाखड़ा नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और एक तरफ तो किसान को वो पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ हमेशा हमारा पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। बार बार मंत्री, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा देंगे, लेकिन फिर भी हमारा पानी है वो पाकिस्तान जाता है और हमें पानी है वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, और धरना प्रदर्शन करने के बाद पानी बढ़ा, लेकिन अभी जैसे 2 दिन से फिर सुन रहे हैं कि पानी फिर कम हुआ है। तो इस तरह से किसानों की तरफ, वास्तव में जो किसानों की समस्याएं हैं उनकी तरफ एक सरकारों का ध्यान सही तरीके से नहीं है, और इसीलिए किसान बड़ा परेशान है। जब कर्जे में डूब करके किसान जब आत्महत्या करता है, तो मेरे ख्याल में इससे बुरी बात है वो देश के लिए हो नहीं सकती। किसान को हमें बचाने की ज़रूरत है, किसानी को बचाने की ज़रूरत है, और किसानी और किसान तब बचेगा जब सरकारें उनकी तरफ ध्यान देगी, उनके जो बढ़ते हुए कर्जे हैं उसकी तरफ ध्यान देगी। जिस तरह से हम लोग बड़े पूंजीपतियों को सब्सिडी देते हैं, बड़े पूंजीपतियों को हम लोग बड़े बड़े लोन देते हैं, बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करने का काम करते हैं, तो किसानों के भी कर्जे माफ़ है वो बार बार समय समय पर किए जाने चाहिए, और किसानों को भी ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि किसान है वो, क्योंकि किसान अपना परिवार का पेट भी पालता है और समाज को भी किसान है वो अपना अन्न उगा करके देता है। तो फिर किसान की तरफ हमारा सरकारों का ध्यान है वो जाना चाहिए, जो अभी विशेष तौर से नहीं है। ओके। तो सर ये जो जैसे आप बता रहे हैं किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके अंदर मोस्टली अपन जो बोले ना ज़मीन से जो उगता है उसे हम अन्न देवता बोलते हैं। हम पत्थरों को पूजते हैं, बट जो चीज़ एक्चुअल में पूरे देश के अंदर जहाँ अन्न का भंडार पैदा कर रहा है उनके साथ यदि उन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये अभी से, पहले से भी हो रहा है।
किसान आत्महत्या आज नहीं कर रहे, पहले भी की है, तो ये कर्ज माफ वगैरह तो एक एक प्राइमरी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका फिक्स सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? फिक्स सॉल्यूशन ये है कि किसानों को उनकी जो जिन्स है उसका पूरा भाव मिले, है एमएसपी तय हो, उसको उसका पूरा का पूरा भाव मिले, है जो वो किसान जो भी अनाज पैदा करता है अनाज का पूरा भाव मिले, वो सही बाज़ार उसको मिले, तब जा कर के इसका सही सॉल्यूशन है वो हो सकता है। और देखो कर्जा माफ़ भी एक उसका काफ़ी हल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत सा कर्जा है वो किसानों का माफ़ किया था, और उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कर्जा माफ़ अभी तक नहीं हुआ है। जब बड़ी बड़ी जो पूंजीपति लोग हैं अडानी अंबानी, उनका जब कर्जा माफ़ हो सकता है तो फिर किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हो सकता? किसानों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए, किसानों के लिए एमएसपी लागू होनी चाहिए, किसानों की आय दुगनी कैसी हो, इस पर है वो काम करने की ज़रूरत है, इस पर काम होना चाहिए। जैसे कर्ज की आप बात कर, कर्ज से एक डेटा हमने देखा था, उसके अंदर मोस्टली ये आ रहा है भारत में हर व्यक्ति पर यदि औसत एवरेज कर्ज की बात करें वो 4 लाख के समथिंग है, और यदि पर व्यक्ति पे एवरेज कमाई की बात करें वो 2 लाख रुपए के समथिंग बताई जाती है, बट वास्तविकता में वो है नहीं, ये ईयरली डेटा है। और यही यदि हम चाइना की बात करें, आप समझना भारत में पर व्यक्ति आय 2 लाख रुपए और कर्ज 4 लाख रुपए, ठीक है, मतलब वो कर चुका ही नहीं सकता, उसको इतना मतलब बर्डन डाल दिया ऑलरेडी। और यही मैं चाइना की बात करूं तो पर व्यक्ति आय कर्ज उसका इंडिया से ज़्यादा है, 6 लाख रुपए, लेकिन उसकी पर व्यक्ति आय 11 लाख रुपए। सो यहाँ हम कैसे मतलब एक विकसित देश बन पाएंगे, कैसे मतलब, क्योंकि सारा कुछ तो सामने डेटा, और डेटा को छुपा नहीं सकते, और इसके कारण इंडिया हैप्पी इंडेक्स में भी अभी 118वें नंबर पे आता है 140 देशों में से। तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं। देखो ये जो आंकड़े हैं ये भी उलझाने वाले आंकड़े हैं। 2 लाख की एक डाटा है कि 2 लाख प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन वास्तव में 2 लाख की है नहीं। यहाँ अमीर है वो ज़्यादा अमीर हुआ है और गरीब है वो ज़्यादा गरीब हुआ है। तो इसलिए अमीर जो ज़्यादा अमीर हुआ है उसका जो डेटा है, उसकी जो कमाई है, उसको जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं तो वो प्रति व्यक्ति के अंदर उसकी राशि वो डिवाइड हो जाती है, तो वो 2 लाख के आंकड़े आ रहे हैं। 2 लाख मेरे ख्याल के अंदर किसी भी, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको 2 लाख, क्या आप यानी 50,000 60,000 भी मासिक सालाना उसकी आय नहीं है, ये ऐसे भी आंकड़े हैं। भूखमरी के आंकड़े भी हमारे सामने हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। तो ये, और 2014 से पहले इस देश के अंदर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 2014 से पहले 1950 से यदि काउंटिंग करें तो 1950 से 2014 64 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज हुआ, और पिछले 10 सालों के अंदर वह कर्जा बढ़ करके 1,55,00,000 करोड़ यानी लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो आप बताओ कि 3 गुना कर्जा है वो कितने में हो गया? सिर्फ 10 साल में हो गया। 60 सालों के अंदर 64 सालों के अंदर कर्जा हुआ 55 लाख करोड़ रुपए, और मात्र 10 सालों के अंदर 155 लाख करोड़ रुपए कर्जा वह हो गया। इसी तरह से हम लोग डॉलर की और रुपए की यदि बात करेंगे तो डॉलर का रेट 2014 के अंदर 58 रुपये था, दो आज बढ़ करके और 85 रुपये हो गया है। तो जो 58 रुपये डॉलर का रेट कितने सालों में हुआ? 64 सालों में। और 85 रुपये डॉलर का रेट कितने सालों में हुआ? मात्र 10 सालों के अंदर। तो पिछले 64 सालों में डॉलर का रेट बढ़ रहा था लगभग 90 पैसे प्रति साल की दर से, और इन 10 सालों के अंदर डॉलर का रेट बढ़ा है 2.5 रुपये प्रति साल की दर से। तो ये जो रुपए की जो कीमत गिरी है और कर्जा बढ़ा है, और इसी तरह से प्रति व्यक्ति जो आय की जो बात है, वो जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं। इस देश के अंदर ये हुआ है कि जो पूंजीपति है, जो पैसे वाला है वो तो ज़्यादा पैसे वाला हुआ है, लेकिन गरीब है वो ज़्यादा गरीब हुआ है। और ये जो फर्क है, ये जब तक ये फर्क, ये जो असमानता है, ये असमानता खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ की गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। इस ओर सरकारों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इन आंकड़ों की तरफ भी विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आज हम लोग 118वें नंबर पर हैं,
बताओ 145 देशों के अंदर 118वें नंबर पर है। मेरे ख्याल में हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जो हमसे कमा कर खाते हैं, वो भी हैप्पी इंडेक्स के अंदर हमसे ऊपर होंगे। तो इसलिए हमें इस सारी की सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन यानी ताकि किसान जब मजबूत होगा, आम आदमी जब मजबूत होगा, आम आदमी को जब अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहन सहन उसको मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा चिकित्सा मिलेगी, तो वह आम आदमी है वो अपनी उसकी हैप्पीनेस है वो सही होगी। तो इसलिए इस ओर सरकारों को पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये मानना है कि मतलब मोस्टली कर्ज के कारण भी आजकल एक इंसान टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। और दूसरी बात मेजरली जो कर्ज की बात करें, डेटा के अकॉर्डिंग तो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय बता दी इन्होंने, बट कर्ज भी प्रति व्यक्ति उस हिसाब से बताया। बट मोस्टली कर्ज की बात करें तो बड़े बड़े घराने हैं वो लेके बैठे हैं 3.4 लाख करोड़ का कर्ज, एक जो बड़ा घराना है वो लेके बैठे हैं 1.6 लाख करोड़ का कर्ज। तो जहाँ मतलब उनका कर्ज भी काउंट एक आम जनता में ही हुआ है इस डेटा में। सो ठीक है ओवरऑल। और दूसरा, ब्लैक मनी को आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? जैसे ना स्टार्टिंग में ऐसे आया था, जैसे बाबा रामदेव जी है, उन्होंने कहा था कि ये हो जाएगा, मतलब सबके अकाउंट में इतना आ जाएगा, पेट्रोल इतना नीचे आ जाएगा। मोस्टली आज देखा जाए ईंधन एक ऐसा साधन है जो इसका रेट कम होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, रीजन कि रेट्स कम हो जाते हैं, खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट वास्तविकता में ब्लैक मनी को आप किस पर्सपेक्टिव से, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी बताइए और जो एक्चुअल जो उन्होंने वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग भी बताइए। देखो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी भारत देश के अंदर है, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी नीतियां थी जो आज पूरे देश को याद आ रही है। और उनका जो आर्थिक नीति थी वो आज लोगों को याद आ रही है। नरेगा उन्होंने क्यों चलाया वो आज लोगों को याद आ रही है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने जी किस तरह से अमेरिका को आंख दिखाई, किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, किस तरह से लगभग 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवाने का काम किया। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चला और वो जब सीज फायर हुआ, तो उसके बाद वो भी इंदिरा गांधी जी भी याद आ रही हैं। तो वास्तव में कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस की जो काम करने का तरीका था, आम वेलफेयर के लिए, आम लोगों के लिए काम करने का जो तरीका था, वो आज याद आ रहा है। और यही बात जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे, तब बड़े बड़े ब्लेम उन पर और उनकी सरकारों पर लगाए गए। और विशेष तौर से ये था कि भाई स्विस बैंकों के अंदर इतना पैसा है वो जमा है और उनके नाम क्यों नहीं आ रहे। कांग्रेस के राज के अंदर स्विस बैंकों के अंदर जिन लोगों के पैसे जमा हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम कभी कभी उजागर भी होते थे। लेकिन आज वो स्विस बैंकों के अंदर जो काला धन है वो बढ़ करके 3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। तो 55 साल 64 सालों में तो 1 गुना था, और 10 सालों में बढ़ करके 3 गुना हो गया। तो आज वो किन किन का पैसा है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। बाबा रामदेव जी धरना दे करके बैठे, अन्ना हजारे जी धरना दे करके बैठे, काले धन को लेकर के बैठे। तो आज वो कहाँ गए। बाबा राम कहते थे यानी कि भाई आपको 35 रुपये यदि पेट्रोल मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो अब जब 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल के दाम हो गए, तो बाबा रामदेव इस पर क्यों नहीं बोलते। वो वास्तव में एक साजिश थी सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम करने के लिए। और आज है वो उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। लोकपाल का क्या हुआ, जिस लोकपाल को लेकर के बड़ा कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, पूरा दिल्ली है वो रोजाना धरने प्रदर्शन होते थे, पूरा दिल्ली जाम रहता था। आज वो लोकपाल का क्या हुआ, कोई लोकपाल पे चर्चा नहीं करता, कोई काले धन की चर्चा नहीं करता है। 3 गुना काला धन हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। डीजल पेट्रोल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं। जो प्रति बैरल जो डीजल पेट्रोल के दाम थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समय में, उससे आज प्रति बैरल जो दाम है वो कम हुए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार के टैक्स है वो ज़्यादा हुए, इसलिए दाम बढ़े। तो टैक्स बार बार बढ़ाया जाता है, दाम है वो आमतौर पर कम होते हैं। तो इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रहा। वास्तव में इन चीज़ों पर आज भी बात करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। आम लोगों को इन पर चर्चा करनी चाहिए। जब आम लोग जब इन पर चर्चा करेंगे, तब उनके समझ में आएगा कि महंगाई कैसे घटेगी। महंगाई, सोना और डॉलर, ये तीनों एक साथ बढ़ते हैं।
जब महंगाई बढ़ेगी तो डॉलर का रेट भी बढ़ेगा और सोने का रेट भी बढ़ेगा। तो और जब ये यानी जब कम होगी तो फिर रुपया भी मजबूत होगा, महंगाई भी कम होगी और सोने का रेट भी कम होगा। तो ये जो चीज़ें बढ़ रही है, इसका मतलब है कि देश है वो आर्थिक संकट में है, देश के हालात ठीक नहीं है। और इस आर्थिक संकट से गुजरने के लिए से निपटने के लिए हम लोगों को विशेष प्रयास है वो करने चाहिए। नरेगा का पैसा पहले के मुकाबले है वो 1/3 कर दिया है। जो आम लोगों के पास, जो गरीब के पास पैसा जाना चाहिए था, वो तो आपने रोक दिया पैसा। जब आप उस पैसे को रोक दोगे तो फिर गांव के अंदर जो दुकान बना करके बैठा है उसके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसके गरीब के पास पैसा नहीं। तो इसलिए इन सारी की सारी बातों पर आज विशेष तौर से गौर करने की जरूरत है। आम पब्लिक को जागने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। देश की तरक्की तब होगी जब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम लोग कैसे मजबूत हो रहे हैं, आम व्यक्ति है वो कैसे चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा उसको आम व्यक्ति को कैसे मुहैया हो रही है, किसान है वो कर्जे से कैसे उबर पा रहा है, किसान की इनकम कैसे बढ़ रही है। ये सारी की सारी बातों पर जब ध्यान जाएगा तब है वो देश तरक्की करेगा। देश के युवाओं का ध्यान है वो शिक्षा की तरफ जाए, रोजगार की तरफ जाए, आगे बढ़ने की तरफ जाए, विज्ञान की तरफ जाए, तब है वो देश आगे बढ़ेगा। और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ओके। और सर ओवरऑल इवन आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ जो आपने उनसे, मतलब एक होता है ना कि एक हमारा लीडर कैसा है, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो छवि उनकी बनी हुई है वो सोशल मीडिया में बहुत बेटर नहीं है शुरू से ही। एक जैसे उनका इवन नो डाउट कट करके किया गया कि आलू से सोना बना, ये गलत मिथ बना दिए थे। सो ओवरऑल आपकी नज़र में आपके लीडर के लिए क्या? देखो, राहुल गांधी जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और आज देश को तरक्की कैसे करे इस बात पर उनका हमेशा से ध्यान जाता है। लेकिन जो उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है या और मीडिया के माध्यम से किया गया है, वो सिर्फ पैसे के बलबूते पर किया गया है। पूंजीपतियों का पैसा है वो इन पर लगाया गया है कि कैसे यानी इनकी छवि है वो खराब की जाए। लेकिन जब कोरोना आया तो 3 महीने पहले संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने बता दिया कि इस तरह की बीमारी आने वाली है, हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है। संसद के अंदर उनकी खिल्ली उड़ाई गई है, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद पूरे के पूरे देश को किस तरह से है वो क्राइसिस से गुजरना पड़ा, पूरे देश को भुगतना पड़ा। जब शेयर मार्केट की जब बात आई तो राहुल गांधी जी ने पहले बता दिया कि ये शेयर मार्केट है वो गिरने वाला है, और ये लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी लोगों को गलत बयानबाजी करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो तब वो ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद शेयर मार्केट कैसे गिरा ये सबको पता है। तो ऐसे बहुत से अभी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बहुत सी बातें हैं वो राहुल गांधी जी ने बताई, लेकिन उनको नहीं माना गया, और बाद में हमारे जो सेना अध्यक्ष है वो वही उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने पहले से बता दी थी। तो इसलिए देखो, राहुल गांधी जी एक ने आज पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाली कि पूरे देश के अंदर भाईचारा कैसे बढ़े। जो भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, जो आपस में जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, तो इस देश को जोड़ने का काम है वो कैसे किया जावे, प्यार कैसे बांटा जावे, कैसे हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलें। ये बात है वो राहुल गांधी जी ने की, जो देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है, देश को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और देश की मजबूती के लिए ज़रूरी है। और सर एक अब लास्ट ये है कि सूरतगढ़ के लिए आपका एक होता ना कि ये विजन है मेरा कि सूरतगढ़ में एक ऐसा तो मैं इसी कार्यकाल में क्लोज कराऊं। देखो, सूरतगढ़ के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र में मैं विशेष तौर से काम करने की मेरी शुरू से इच्छा रही है। उस पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ, और उसमें काम करने का रिजल्ट भी है कि जो उप जिला अस्पताल है वो सूरतगढ़ के अंदर कर्मोन्नत हुआ है। उसकी बिल्डिंग भी बनने जा रही है, उसकी बिल्डिंग बनेगी। दूसरा जो सीएससी है राजियासर, उसकी बिल्डिंग के लिए भी लगभग 8 करोड़ रुपए आया है, और वो उसको आदर्श है वो सीएससी बनाने का काम हो रहा है। इसी तरह से पशुओं के जो चिकित्सालय है सूरतगढ़ के अंदर, वो प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय था, आज वो बहुउद्देशीय है पशु चिकित्सालय है वो बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर
और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर सूरत है वो मजबूत हो। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ा वो करेंगे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बजट इन 2 कामों में लग रहा है और लगेगा। सो ओवरऑल कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और जो गुड इंटेंशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। अदरवाइज हम कभी भी, मतलब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि यार मैं हार गया, मतलब क्या हो रहा है, लेकिन हम उसको, जैसे सर ने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम कौन से वे को लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्टली हमें निरंतरता और स्थिरता को और एक अच्छे नेक इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम हर एक फील्ड में सफल हो पाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।